गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब्सिडरी बुक्स के बारे में समझेंगे, सहायक पुस्तकों के बारे में समझेंगे कि व्यापारिक संस्थानों द्वारा सहायक पुस्तकें क्यों रखी जाती हैं। तो हमने देखा है कि जब बड़े बड़े जो व्यापारिक संस्थान होते हैं वहाँ अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे आपका एक कैश डिपार्टमेंट हम समझ लें, रोकड़ विभाग, आपका क्रय विभाग, आपका विक्रय विभाग, सेल्स डिपार्टमेंट एंड अदर्स डिपार्टमेंट। तो सभी डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जो है ट्रांजैक्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो उस कंडीशन में फिर किस विभाग द्वारा कौन सी पुस्तकों का उपयोग किया जाता है और उस पुस्तकों में कौन सी किस टाइप के जो व्यवहारों को, व्यावसायिक ट्रांजैक्शन को लिखा जाता है। तो सहायक पुस्तकों से आशय यही अपन सहायक पुस्तकों के बारे में यही कह सकते हैं कि ऐसी पुस्तकें जो विभागों के आधार पर अलग अलग विभागों द्वारा अपने अलग अलग व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो पुस्तकें रखी जाती है उनको हम सहायक पुस्तकों की श्रेणी में रख सकते हैं, कह सकते हैं। या ऐसी पुस्तकें जो व्यावसायिक ट्रांजैक्शंस के बारे में को विस्तृत रूप से जानने में जो सहायक होती हैं उनको हम सहायक पुस्तकें कहते हैं। जैसे तो मैंने आपको सबसे पहले ये बताया है कि जो व्यापारिक सौदे होते हैं, व्यावसायिक सौदे होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं आपके, कैश ट्रांजैक्शन नगद व्यवहार और उधार व्यवहार क्रेडिट ट्रांजैक्शन। इन कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन को यदि एक छोटा व्यापारी है जिसके बिल्कुल जो अपने व्यवसाय के अलग अलग विभाग, अपने व्यवसाय के कार्यों को अलग अलग विभागों में न बांट करके एक ही व्यक्ति द्वारा या एक ही स्थान से सभी चीज़ें व्यावसायिक जो ट्रांजैक्शन है वो होते रहते हैं और जो भी व्यापारिक जो एक्टिविटीज़ होती है वो एक ही स्थान से होती है। तो उस कंडीशन में वो सारे, चाहे वो कैश ट्रांजैक्शन हो या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, उन सब की एंट्री वो एक जनरल में वो कर सकता है। तो जब जनरल में जब प्रविष्टियाँ की जाती हैं तो वहाँ दोहरा लेखा प्रणाली को के नियमों के आधार पर जब जो है उनमें पुस्तकों में लेखा किया जाता है, जनरल में लेखा किया जाता है, जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट जो हमारे लिए मुख्य बात होती है कि हम किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो जनरल में जब लेखा करेंगे तो डेबिट क्रेडिट के आधार पर, नियमों के आधार पर, जो दोहरा लेखा प्रणाली के नियम है उनके अनुसार आपको जनरल में प्रारंभिक जो सौदे हुए हैं उनका प्रारंभिक लेखा किया जाएगा। अब जो बड़े व्यापारिक संस्थान हैं तो वो चाहते हैं कि यदि जनरल में सारी चीज़ें सब लिखे जाएंगे, सभी टाइप के ट्रांजैक्शन लिखे जाएंगे, नगद भी और उधार भी, नगद कैश परचेस है, क्रेडिट परचेस है और क्रेडिट सेल्स है, कैश सेल्स है, अन्य किसी से नगद राशि अमाउंट रिसीव्ड हुआ है या किसी को नगद पेमेंट किया है, किसी खर्चों का भुगतान किया, इन सब का जो है, इन सब की अकाउंटिंग, लेखांकन जो है जनरल में एक साथ कर ली जाएगी। तो उस कंडीशन में यदि वो चाहेगा व्यापारी कि शाम को मेरा कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना है और सुबह मॉर्निंग में मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था, तो वो ये जनरल से नहीं जान पाएगा। फिर इसके साथ ही साथ उसने जो है आज दिन भर में कितनी परचेसिंग की है, या वीक एक सप्ताह में कितनी परचेसिंग की है, या मंथ में कितनी परचेसिंग की है, या क्वार्टरली 3 महीने में कितनी परचेसिंग की है। तो ये सब जो, अच्छा परचेसिंग भी की है तो कैश कितनी की है, क्रेडिट कितनी की है। तो कैश की जानकारी तो हमें कैश बुक से, जब हम कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री तो हम कैश बुक में कर लेंगे, और जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिल जाएगी, उसके यदि परचेस है, गुड्स परचेस जो किया उसने क्रेडिट पे परचेस किया तो फिर वो परचेस बुक से उसको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। तो ये जो डिफरेंट टाइप के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, तो हमें कौन से ट्रांजैक्शन को किस वही में रखना चाहिए और उसके क्या हमको फायदे हैं, ये हम जो है आज इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने यहाँ पर सब्सिडरी बुक्स, सहायक पुस्तक के जो होती हैं उनके यहाँ पर नाम शो किए हैं। विशेष रूप से कैश बुक को एक अलग ही चैप्टर के बतौर हम इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और बाकी को हम फिर सबसे उप विभाजन जिसको कहते हैं जनरल का उप विभाजन, उसके अंतर्गत इन पुस्तकों को रख सकते हैं। हमारे दृष्टिकोण से, मेरे दृष्टिकोण से सहायक पुस्तकें जितनी भी हैं जो अकाउंटिंग करने में सहायक होती हैं,
व्यावसायिक गतिविधियों को समझने में सहायक होती हैं, उनको हम सहायक पुस्तकें कहेंगे। तो इसमें सबसे पहली बुक है आपकी कैश बुक। अब कैश बुक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, ठीक है। तो वो कितने प्रकार की हो सकती हैं? तो एक अपन सामान्य रूप से ये कह सकते हैं कि सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और 3 कॉलम कैश बुक और पीटी कैश बुक। ये मैंने यहाँ पर 4 रोकड़ भैयों के नाम लिखे हैं। व्यापारी अपने बिजनेस की स्थिति को देखते हुए उसके बड़ा व्यापार है उसका या छोटा व्यापार है, या वो अपनी सुविधा के अनुसार इन पुस्तकों में से, ये 3 जो पुस्तकें बताई हैं मैंने, इनमें से कोई एक बुक का जो है वो एक पुस्तक वो अपने व्यापार में कैश ट्रांजैक्शन रखने के लिए, कैश ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए ये रख सकता है। तो हम जैसे यहाँ कैश बुक लिखा है, कैश बुक मतलब केस से संबंधित ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए या सौदों का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको हम कैश बुक कहते हैं। और ये जो है प्राय 4 प्रकार की हो सकती हैं। हम एक अभी वर्तमान में जो प्रेजेंट में जो चल रहा है वो बैंक से संबंधित बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, तो हम एक बैंक बुक भी नाम लिख सकते हैं ताकि हमें बैंक बैलेंस की भी पर डे जानकारी हो जाए। तो हम समझते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें केवल राशि का एक कॉलम होता है, ठीक है। डबल कॉलम कैश बुक ऐसी रोकड़ भाई जिसमें राशि के 2 कॉलम होते हैं। इसको डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें कैश के साथ साथ एक कैश डिस्काउंट का कॉलम भी एक बढ़ जाता है, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक के साथ साथ डिस्काउंट कॉलम कैश बुक भी कहा जा सकता है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक या 3 कॉलम कैश बुक जिसमें डिस्काउंट कैश के साथ साथ एक बैंक का कॉलम भी और बढ़ जाता है और बना लेते हैं, तो इसलिए उसको 3 कॉलम कैश बुक कहा जाता है। अब ये जो पीटी कैश बुक है, तो बड़े जो व्यापारिक संस्थान होते हैं हमने देखा है कि वहाँ पर छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे होते रहते हैं। तो उन छोटे खर्चों का से संबंधित ट्रांजैक्शन के लिए यदि जो हमारे एक चीफ कैशियर है, मुख्य रोकड़िया है, यदि उनमें अपना समय बर्बाद करेगा तो थोड़ा सा संस्था के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। इसलिए एक निश्चित अमाउंट जो है एक जो सहायक होता है रोकड़िया उसको दे दी जाती है ताकि ये छोटे छोटे खर्चों का भुगतान करते रहें और उनकी एंट्री करते रहें। तो छोटे छोटे खर्चों का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको हम पीटी कैश बुक कह सकते हैं, फुटकर रोकड़ भाई कह सकते हैं, खुदरा रोकड़ भाई कह सकते हैं। तो हम संक्षिप्त में ये जाने कि नगद व्यवहारों का लेखा करने के लिए व्यावसायिक संस्थानों द्वारा जो बुक रखी जाती हैं उनको हम उसको क्या कहेंगे, कैश बुक कहेंगे, और ये इतने प्रकार की होंगी। अब आता है दूसरी बुक, आती है आपकी क्रय परचेस बुक। तो परचेस बुक से ऐसी बुक से है जिसमें केवल उधार खरीदे गए माल का लेखा किया जाता है, उधार खरीदे गए माल के बारे में लिखा जाता है या उसके बारे में पूरा ब्यौरा विवरण लिखा जाता है, इसलिए उसको हम क्या कहेंगे, जिसमें लिखा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, परचेस बुक कहेंगे, क्रय बही कहेंगे। तो किसका लेखा किया जाता है इसमें, केवल उधार खरीदे गए माल का, है ना, उधार खरीदे गए माल का लेखा ही किया जाएगा। उधार संपत्ति खरीदी है तो उसका लेखा नहीं किया जाएगा, ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। फिर परचेस रिटर्न बुक दूसरी, यदि हमने कोई माल परचेस किया है और एज पर ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है तो हम जो है सेंडर, जो विक्रेता है, वेंडर्स है, जो माल बेचने वाला है, हम उसको रिटर्न कर देंगे। तो खरीदा हुआ माल जब यदि विक्रेता को रिटर्न किया जाता है तो उसकी एंट्री भी की जाती है, तो उसकी एंट्री जिस बुक में की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, परचेस रिटर्न बुक कहेंगे। तो खरीदा हुआ माल यदि लौटाया गया है तो उसकी एंट्री के लिए कौन सी बुक रखी जाएगी, परचेस रिटर्न बुक। इसी प्रकार से आपकी सेल्स बुक, तो उधार बेचे गए, कौन सा, उधार बेचे गए माल का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स बुक कहेंगे, विक्रय पुस्तक कहेंगे, ठीक है। नगद व्यवहार का लेखा करने के लिए, नगद विक्रय का लेखा करने के लिए कौन सी बुक रखी जाती है, कैश बुक। नगद विक्रय का लेखा किस बुक में किया जाएगा, कैश बुक। ऐसे ही नगद क्रय का लेखा किस बुक में किया जाएगा, कैश बुक में किया जाएगा, ठीक है। तो कैश ट्रांजैक्शन किसी भी टाइप का हो
नगद आ रहा है या जा रहा है तो उसकी एंट्री आपको कैश बुक में ही करना है। ठीक है। फिर इसी प्रकार से आपका सेल्स रिटर्न बुक, यदि जो हमने जो माल बेचा था ग्राहक को और कस्टमर द्वारा रिटर्न कर दिया गया है, हो सकता है कि उसमें कोई मिस्टेक निकल जाए हमारे द्वारा जो माल बेचा गया है, तो उस कस्टमर द्वारा जो माल रिटर्न किया है उसकी एंट्री करने के लिए जो बुक रखी जाती है उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स रिटर्न बुक कहेंगे। इसी प्रकार से बिल्स रिसेबल्स बुक, आज के समय में देखो व्यक्ति सोचता है कि मेरा मैक्सिमम माल गुड्स जो है नगद में बिके, लेकिन सामने वाले पास हो सकता है परचेसर के पास जो है उतना पैसा ना हो, उतना फंड ना हो, तो उस कंडीशन में वो हमारे सामने कुछ कंडीशन भी रखता है कि नहीं मेरे पास नगद तो पैसा नहीं है, मैं आपसे नगद माल नहीं खरीद सकता हूँ, लेकिन कोई एक नया उपाय हम जो है उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आपके पास पैसा नहीं, क्रेता के पास पैसा नहीं है और वो माल खरीदना चाहता है, विक्रेता नगद माल बेचना चाहता है, उधार माल बेचना नहीं चाहता है, तो उस कंडीशन में फिर एक पेपर पर कुछ सेंटेंस लिख करके जो है क्रेता जो है विक्रेता लिखता है कि विक्रेता लिखने का एक लिख करके कि मैं आश्वासन देता हूँ कि इतने समय बाद आपको भुगतान कर दिया जाएगा, और उस पर जो है क्रेता की स्वीकृति लेता है। तो जब क्रेता की जो स्वीकृति जिस विपत्र पर, जिस कागज पर ली है, किसने, विक्रेता ने, तो जब विक्रेता क्रेता से ये स्वीकृति लेता है तो उस कंडीशन को, उस कागज को हम प्राप्त विपत्र की संज्ञा देते हैं। तो उस प्राप्त विपत्र की संज्ञा देते हैं, तो जितने भी विपत्र प्राप्त हुए हैं उन सब का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको क्या कहेंगे हम, बिल्स रिसेबल बुक। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितने भी स्वीकृतियां मिलती हैं उन सब का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको बिल्स रिसेबल बुक कहा जाएगा। इसी प्रकार सामने वाले ने स्वीकृतियां दी हैं तो वो अपना वह भी एंट्री करेगा, तो वो कहाँ करेगा, बिल्स पेएबल बुक में करेगा। या हमने भी इसी कंडीशन पे किसी से उधार खरीदा है तो हमने भी स्वीकृतियां दी होंगी, तो हम उन स्वीकृतियां जितनी भी दी हैं उनका लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको बिल्स पेएबल बुक कहेंगे। तो इस प्रकार से प्राप्त विपत्र बुक और प्राप्त विपत्र भई और देय विपत्र भई, ये दो प्रकार की पुस्तकें जो है उधार क्रय और विक्रय के माध्यम से जो है ट्रांजैक्शन के बतौर जो है इनके अंतर्गत अकाउंटिंग की जाती है। अब बिजनेस में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन भी होते हैं जिनका लेखा इन पुस्तकों में नहीं किया जा सकता, नहीं होता है, तो उन व्यवहारों का लेखा करने के लिए जो बुक रखी जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य जर्नल कहेंगे, प्रॉपर जर्नल कहेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि फर्नीचर उधार खरीदा है ना, फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। अब जब फर्नीचर उधार खरीदा है तो बताओ, मैंने यहाँ कहा कि उधार खरीदे गए माल का लेखा आपको परचेज बुक में करना है, तो अब उधार फर्नीचर खरीदा है तो उसका लेखा कहाँ करेंगे, या उधार कोई संपत्ति खरीदी है तो उसका क्या कहाँ लेखा करेंगे। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो है कौन सी बुक रहेगी, प्रॉपर जर्नल, जिसको हम मुख्य जर्नल कहेंगे। तो यहाँ पर जो सौदों का लेखा होगा उसमें हम ये कह सकते हैं कि उधार संपत्तियों का क्रय विक्रय क्या हुआ है, यदि कोई प्रॉपर्टी हमने उधार बेची है, खरीदी है, तो उसकी हमको एंट्री करना है यहाँ पर। फिर इसी प्रकार से अब मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई है, मिस्टेक हो गई है इन जगह अकाउंटिंग करने में, तो उस कंडीशन में मतलब जो त्रुटि हो गई है तो त्रुटि को सुधारना भी आवश्यक है, तो उनकी एंट्री कहाँ करेंगे, किस पुस्तक में करेंगे, तो इसके लिए प्रॉपर जर्नल है हमारे पास। तो जो भी त्रुटियां हुई हैं, त्रुटि सुधार के लेखे भी जो है हम कहाँ करेंगे, त्रुटि सुधार के लेखे भी हम प्रॉपर जर्नल में करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार से कुछ समायोजन प्रविष्टियां होती हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं। ऐसी एंट्री जो जब हम वित्तीय वर्ष के अंत में जब अंतिम खाते बनाए जाते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, और कुछ सौदे ऐसे होते हैं जो इसी साल से संबंधित हैं, लेकिन उनके संबंध में लेखांकन जो है या व्यवहार जो होना है वो आगामी वर्ष में होना है।
लेकिन है वो इस साल के। तो इसके लिए फिर जो है उन ट्रांजैक्शन के संबंध में भी हमको जर्नल एंट्री करना पड़ती है। तो वो क्या होगी आपकी समायोजन प्रविष्टियां। तो इस प्रकार से समायोजन प्रविष्टियां यहाँ हो जाएंगी। फिर जब पुस्तकें बंद की जाती हैं वर्ष के अंत में, या नाम मात्र के खातों को बंद करने के लिए जो प्रविष्टियां की जाती हैं उनको हम अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। इसी प्रकार से इस साल के अंतिम खाते जब बनाए जाते हैं तो चिट्ठे से संबंधित, चिट्ठे में जो संपत्तियां और दायित्व होते हैं उनको अगले वर्ष ले जाया जाता है। तो उनके संबंध में हम जो है अगले वर्ष के प्रारंभ में ले जाने के लिए हम वर्ष के प्रारंभ में एंट्री करते हैं। ठीक है, तो इनका भी लेखा जो है आपके प्रॉपर जर्नल में होता है। तो इसमें जो है हम कहेंगे कि प्रारंभिक एवं अंतिम प्रविष्टियां, अंतिम प्रविष्टियां। दूसरा ट्रांसफर एंट्रियां। कोई हो सकता है कि वेजेस का अमाउंट हो, आपने सैलरी में लिख दिया हो, सैलरी अकाउंट में लिख दिया हो, तो हम वेजेस का अमाउंट वेजेस में ले जाएंगे, वेजेस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो इस तरीके की कोई हस्तांतरण संबंधी कोई जर्नल एंट्रियां हैं तो उसकी भी हम उनको भी हम प्रॉपर जर्नल में लिखेंगे। ठीक है, अब तो ये समझ लें कि हम प्रॉपर जर्नल में इस प्रकार के ट्रांजैक्शन की एंट्री करेंगे। यदि ये हुए हैं तो यहाँ एंट्री करना है, इधर आपको एंट्री नहीं करना है। एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो ट्रांजैक्शन की नेचर को समझे कि वो किस टाइप का ट्रांजैक्शन है, कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, ये या सामान्य कोई ट्रांजैक्शन है जिसमें कैश का उल्लेख नहीं है, तो उनको कहाँ कैसे किस पुस्तक में हमको लिखना चाहिए, ये उसको प्रॉपर जनरल नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पर एक संक्षिप्त रूपरेखा बताई है, संक्षिप्त जानकारी बताई है कि रोकड़ बही में केवल आपको नगद व्यवहारों का ही लेखा करना है, क्रय बुक में केवल उधार खरीदे गए माल का ही लेखा करना है, परचेस रिटर्न बुक में जो माल खरीदा है और यदि आपने उसको लौटा दिया है तो उसका ही लेखा करना है, कोई दूसरा कोई ट्रांजैक्शन की एंट्री नहीं करना है। इसी प्रकार से सेल्स बुक में यदि आपने उधार बेचा है माल तो उसका लेखा आपको सेल्स बुक में करना है। उधार बेचा गया माल यदि कस्टमर ने लौटाया है, आपके ग्राहकों ने लौटा दिया है, तो उसकी एंट्री आपको सेल्स रिटर्न बुक में करना है। इसी प्रकार से बिल्स पर जो बिल मिले हैं हमें, उनकी एंट्री करने के लिए हमारे पास बिल्स रिसेबल बुक होगी। बिल हमने दिए हैं पेमेंट के अगेंस्ट में, तो वो बिल्स उनका एंट्री हम बिल्स पेबल बुक में करेंगे। अब प्रॉपर जर्नल ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी एंट्री हमने यहाँ पर नहीं की है उनको हमको समझना पड़ेगा कि ये ट्रांजैक्शन किस टाइप का है, ये सौदा किस प्रकार का है, तो उसका लेखा करने के लिए फिर हम यहाँ पर ये प्रॉपर जर्नल में करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इनके प्रारूप के बारे में आपको कुछ नहीं बताया, केवल इनके मीनिंग के बारे में बताया है। अब फायदे गिनेंगे सोचेंगे तो हम कैश बुक के फायदे ये समझ लें कि हमको प्रारंभिक और अंतिम रोकड़ की जानकारी हो जाती है, दिन भर में कितना पैसा प्राप्त हुआ है, कितना भुगतान हुआ है, इसकी जानकारी हो जाती है, कर्मचारियों पर नियंत्रण हो जाता है, गबन की कम संभावना बनती है। तो कैश बुक जो है प्रॉपरली पर डे जो है व्यापारियों के द्वारा रखी जाती है। फायदा है परचेज बुक का फायदा ये है कि वास्तव में कुल उधार कितना माल खरीदा है और हमें कितने लोगों को वास्तव में पेमेंट करना है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने कितना माल लौटा दिया है, ये एक संक्षिप्त जानकारी मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के जैसे उनके नाम हैं भइयों के, और वैसे उनके कार्य भी हैं और उसी आधार पर हमको उनके बेनिफिट प्राप्त होते हैं। अब ये कैश बुक के जो है इसके बारे में थोड़ा सा और आपको बता दूं कि कैश बुक में दो पक्ष होंगे आपके और बिल्कुल सिंपल होती हैं, प्राप्ति पक्ष और भुगतान पक्ष। बाईं ओर आपका प्राप्ति पक्ष होता है और दाहिनी ओर आपका भुगतान पक्ष होता है। सीधी सी बात मैंने आपको एक पहले भी बता चुका हूं कि खातों के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, व्यक्तिगत खाते, वस्तुगत खाते और नाम मात्र के खाते। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तीनों ही अकाउंट से पैसा आता है और तीनों ही अकाउंट के माध्यम से पैसा जाता है। यदि कोई व्यक्ति से पैसा मिला है तो आप उसका नाम लिख लीजिए प्राप्ति पक्ष की ओर। किसी वस्तु को बेचने से पैसा आ रहा है या माल बेचने से पैसा आ रहा है तो वो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएगा, तो उसको प्राप्ति तरफ लिख लीजिए। यदि कोई आपका नॉमिनल कोई इनकम हुई है, आपको व्यापार संचालन के दौरान हमें इनकम भी होती है, तो कोई इनकम प्राप्त हुई है तो उसका इनकम का नाम लिख लीजिए। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, एक प्रकार से कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो हम जब कैश बुक में एंट्री करेंगे तो कैश बुक में कैश आ रहा है तो हम उसको रिसिप्ट साइड शो करेंगे। तो इस प्रकार से
तीन अकाउंट से पैसा आता है और तीनों अकाउंट को के माध्यम से पैसा जाता है। हम जैसे किसी व्यक्ति को भुगतान कर रहे हैं तो उस व्यक्ति का नाम लिख दीजिए और भुगतान साइड आप शो कर दीजिए। हमने कोई वस्तु खरीदी है, अब वस्तु में दो प्रकार की वस्तु, पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि जिस वस्तु का व्यापार किया जाता है वो माल कहलाता है, ठीक है। और हमने यदि माल के बेचने से पैसा आया है, माल के खरीदने से पैसा आया है तो हम माल के खरीदने से पैसा गया है तो हम उसको पेमेंट की साइड शो करेंगे, भुगतान की ओर दर्शाएंगे। इसी प्रकार से कोई खर्च के अगेंस्ट में यदि पेमेंट हुआ है तो हम उसको भुगतान के साइड शो करेंगे। तो व्यक्तिगत खाते, कोई व्यक्ति को पेमेंट किया तो व्यक्ति का नाम लिख लो भुगतान साइड और उसका अमाउंट लिख दो। यदि कोई वस्तु के कारण यदि हमने कोई वस्तु खरीदी है और उसके अगेंस्ट में पेमेंट कर रहे हैं तो हम पेमेंट साइड उस वस्तु का नाम लिख करके उसका अकाउंट के उसके आगे अकाउंट शब्द लिख करके उसको पेमेंट साइड शो कर देंगे। ऐसे ही खर्चों के बारे में भी हम जो है खर्चों का नाम लिख करके जितना अमाउंट दिया है उसको हम भुगतान की तरफ शो कर देंगे। प्राप्ति में से भुगतान घटा देंगे तो अंतिम रोकड़ शेष आ जाएगा। ऐसा हर व्यापारी प्रतिदिन करता है ताकि उसको केस के संबंध में पूरी जानकारी हो जाए, ताकि वो केस के संबंध में से संबंध में आगे के दिनों के लिए वो अपना प्लान बना ले। व्यावसायिक दृष्टिकोण यदि दीर्घकालीन नहीं होगा तो कभी कभी नुकसान होने की भी संभावना बनती है। इसलिए व्यापारी बृहद रूप से जो है इन ट्रांजैक्शन इन पुस्तकों के माध्यम से अपने डिसीजन लेने की कोशिश करता है और ताकि उसको बेनिफिट हो सके। तो आज मैंने आपको इन सहायक पुस्तकों के बारे में बताया है। अब आगे चल करके जब भी अपने मेरा ये है कि मैं यहाँ पर मीनिंग बता दूँ आपके, उनके बारे में बता दूँ। और यदि आपको ज़्यादा कुछ अपनी क्लास में देखना है तो मैं अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसमें मैं क्वेश्चन इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और आपको क्वेश्चन भी प्रेषित करता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी प्रेषित करता हूँ। तो वो आप ग्रुप में आप जो है देख सकते हैं। ये जो हमारे अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स ही ये सब देख सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स नहीं देख सकते। अब यदि और भी यदि आपको कोई अन्य जानकारी भी लेना है तो मेरे जो अलग अलग जो लेक्चर चल रहे हैं उस पर आप सर्च कीजिए, आपको उससे संबंधित लेक्चर सब्जेक्ट के बारे में आपको जानकारी मिलती रहेगी, उसके बारे में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।